नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ के शासकों के बारे में वार्तालाप की थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको महाराणा कुंभा के बारे में बताया था कि महाराणा कुंभा को विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो महाराणा कुंभा थे उनके द्वारा करवाया गया था। इसी कारण जो महाराणा कुंभा है उसको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो आज अपन इस क्लास में वही महाराणा कुंभा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा और क्या क्या होता है इस कुंभा के समय में, कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया जाता है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपन बात करेंगे महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों की। तो महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वानों में आप नाम बताओगे सोमसुंदर, सोमसुंदर। उसके अलावा आप बताओगे मुनि सुंदर, क्या बताया मैंने आपको? सोम सुंदर, मुनि सुंदर। उसके अलावा जयचंद्र सूरी, सूरी। उसके अलावा आप नाम बता सकते हो किसका? सोमदेव का, सोमदेव। सोमदेव के बाद में अपन बात करें तो सुंदर सूरी का नाम आप बता सकते हो किसका? सुंदर सूरी। उसके अलावा आप नाम बता सकते हो भुवन सुंदर सूरी। और इनके दरबारी की बात करें तो आप बता सकते हो सुंदरगणी, नाथा, मंडन, गोविंद, यहां पे लिख देता हूं और मैं सारंग व्यास, उसके अलावा तो ये महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की। तो दरबारी विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव सुंदर सूरी, उसके अलावा भुवन सुंदर सूरी, नाथा, मंडन, गोविंद, सारंग व्यास। उसके अलावा सुंदरगढ़ी की बात करें अपन तो ये सब क्या थे? महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। अब अपन महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए तो उन युद्धों की भी अपन बात करते हैं। और एक बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्टार लगा के, आप उसको भी नोट आउट कर सकते हो। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई
वागीश्वरी उपनाम से जानी जाती है। महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, ये वागीश्वरी उपनाम से इतिहास में जानी जाती है। उसके अलावा बात करें अपन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार लगा के, महाराणा कुंभा द्वारा महाराणा कुंभा द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, यानी महाराणा कुंभा के द्वारा संगीतराज ग्रंथ लिखा गया, जो 5 भागों में या कोशों में विभक्त था। यानी महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत पर कुछ ग्रंथ लिखे गए, तो उन ग्रंथों की भी बात करेंगे। पहले मैंने आपको बताया है कि महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज ग्रंथ लिखा गया था, जो कितने भागों में विभक्त था, तो आप बताओगे 5 भागों में विभक्त था। उसके अलावा महाराणा कुंभा द्वारा संगीत पर कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे रसिक प्रिया, जैसे क्या है रसिक प्रिया। उसके अलावा सूड प्रबंध। तो ये संगीत पर कुछ ग्रंथ भी लिखे गए थे, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ महाराणा कुंभा के बारे में। तो दरबारी विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, सुंदरगणी, नाथा, मंडन, गोविंद, सारंग व्यास, उसके अलावा कान्हा, माणिक्य और टिल्ला भट्ट भी आप लिख सकते हो। तो ये विशेष रूप से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो कौन कौन से इसके दरबारी विद्वान थे, तो ये इसके दरबारी विद्वान थे। फिर मैंने आपको बताया है कि महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, ये वागीश्वरी उपनाम से इतिहास में जानी जाती है। जो पुत्री किसकी है? महाराणा कुंभा की। फिर मैंने आपको बताया कि महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज ग्रंथ लिखा गया, जो कितने कोशों में विभक्त था, तो आप बताओगे 5 कोशों में विभक्त था। ये पहले रिट लेवल 2 में पूछा जा चुका है। उसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत पर कुछ ग्रंथ लिखे गए, और ग्रंथों में आप बताओगे रसिक प्रिया और सूड प्रबंध। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं तो महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए और किन किन का जो स्मारक है, जिनको अपन राष्ट्रीय धरोहर कह सकते हैं, उनका निर्माण करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो ये जो महाराणा कुंभा थे, इनका वैसे शासन काल मैंने आपको पहले बताया भी था, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासन काल? महाराणा कुंभा का शासन काल। तो ये जो महाराणा कुंभा थे, इस महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उन युद्धों की भी अपन बात करते हैं। तो इनके द्वारा लड़े गए युद्ध, तो युद्धों में आप पहले नंबर पे बात करें अपन तो सारंगपुर का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 14
1436 ईस्वी में लड़ा गया था। युद्ध कौन सा? सारंगपुर सारंगपुर का युद्ध। और लड़ा कब गया? 1436 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तो युद्ध आप बताओगे सारंगपुर का युद्ध। और लड़ा कब गया? 1436 ईस्वी में। एक तरफ मालवा और मालवा के जो शासक थे उनका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी प्रथम। और इधर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था शासक, और शासक का नाम क्या था? महाराणा कुंभा। क्या नाम था? महाराणा कुंभा। तो युद्ध कौन सा? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1436 ईस्वी में। एक तरफ मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। तो दोनों के मध्य में यह युद्ध होता है, दोनों शासकों के मध्य में यह युद्ध होता है। और युद्ध में विजय किसको मिली? तो विजय श्री मिली महाराणा कुंभा को। और हार का सामना किसको करना पड़ा? इस महमूद खिलजी फर्स्ट को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो जैसे ही युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है तो महाराणा कुंभा के द्वारा इस विजय के उपलक्ष्य में, किसमें? उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया जाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। तो अब आपको समझने में आ गया होगा कि ये विजय स्तंभ का निर्माण कैसे और किस प्रकार हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ कि सारंगपुर का युद्ध 1436 ईस्वी को हुआ था। एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और दूसरी तरफ इधर मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, दोनों के मध्य में युद्ध हुआ। और युद्ध में विजय किसको मिली? तो महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजयी रहे थे। तो जब महाराणा कुंभा विजयी रहे तो इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने किसका निर्माण करवा दिया? विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। तो यह युद्ध कौन सा था? 1436 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अब अपन आगे की बात करें तो यहीं पे अपन आगे की भी बात कर लेते हैं। तो बात करें अपन बदनौर के युद्ध की, या अपन उसको बैराजगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। ये तो सारंगपुर का युद्ध था। अब अगला जो युद्ध लड़ा गया महाराणा कुंभा के द्वारा वह कौन सा युद्ध था? बदनौर या इसी को बोलते हैं बैराजगढ़ युद्ध। किसका युद्ध? बदनौर या फिर बैराजगढ़ का युद्ध। तो इस बदनौर या बैराजगढ़ के युद्ध में होता क्या है और ये युद्ध कब हुआ? 1457 ईस्वी को। और इस युद्ध में होता क्या है? ये जो महाराणा कुंभा थे, इन महाराणा कुंभा के द्वारा जो गुजरात के शासक थे उनको डिफीट किया जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया जाता है? तो इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता के कुशाला माता का जो मंदिर है जो कहाँ पे पड़ता है? बदनौर भीलवाड़ा में, उसका निर्माण करवाया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे की जो चर्चा है वो अपन इससे अगली वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज वैसे ही
मैं लेट हो चुका हूँ, तो इस बदनौर या बैराटगढ़ के युद्ध के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। अभी आप ये याद रखना कि ये बदनौर या बैराटगढ़ का जो युद्ध था ये कब हुआ था, 1457 ईस्वी को। और इसके बारे में जो फुल्ली डिटेल है वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ तो महाराणा कुंभा, इसके द्वारा सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक कौन, महाराणा कुंभा। तो जब महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजयी रहते हैं तो इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। और इस स्तंभ का निर्माण कहाँ पे करवाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में। और मैंने आपको ये भी बताया है कि बदनौर या बैराटगढ़ के युद्ध में भी यही मेवाड़ के महाराणा कुंभा विजयी रहते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में उषाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया जाता है, बदनौर भीलवाड़ा में करवाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे आपका मैंने जो भी क्लासें डाली है उनमें अगर आपको किसी प्रश्न में या कोई आशंका है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अपनी जो तैयारी है उसको जोर शोर और कहने का मतलब मेहनत और लगन के साथ आप जारी रखें। और इस क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो परीक्षा हॉल में उतना ही दहाड़ेगा। तो ये बात तो आपको भी पता है कि जो शिक्षा है उसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो इंसान कहने का मतलब मेहनत करके प्राप्त करता है और इसी में उसका कहने का मतलब संसार सुखी रहता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपन आज की इस क्लास को विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।